पटना, बिहार की राजधानी। हर साल हजारों लड़कियां यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनने का सपना लेकर आती हैं। कोचिंग, हॉस्टल और प्रतियोगी परीक्षाओं का ये शहर उम्मीदों से भरा रहता है। लेकिन जनवरी 2026 में इसी शहर से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने न सिर्फ पुलिस और अस्पताल की भूमिका पर सवाल खड़े किए बल्कि पूरे सिस्टम की संवेदनशीलता को भी कटघरे में ला खड़ा किया है। ये मामला है शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध मौत का, जिसे पहले आत्महत्या बताया गया, फिर बीमारी और आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया कि सेक्सुअल वायलेंस कांट बी रूल्ड आउट, यानी यौन हिंसा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। 5 जनवरी, जब सब कुछ सामान्य था। पुलिस के अनुसार छात्रा 5 जनवरी को अपने गृह जिले जहानाबाद से पटना लौटती है। वो कंकड़बाग चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी और नीट की तैयारी कर रही थी। इस दिन तक न कोई लिखित शिकायत, न कोई तनाव का आधिकारिक रिकॉर्ड, ना ही हॉस्टल या पुलिस के पास कोई अलर्ट। यही वो बिंदु है जहां से सवाल उठता है कि अगर सब कुछ सामान्य था तो अगले 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ जिसने उसकी जान ले ली। अब आते हैं 6 जनवरी की रात। एसपी सदर अभिनव कुमार के मुताबिक 6 जनवरी की रात छात्रा अन्य छात्राओं के साथ हॉस्टल में खाना खाती है और इसके बाद अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद वो कमरे से बाहर नहीं निकलती। यहीं से कहानी धुंधली होने लगती है। क्या उस रात कोई उसके कमरे में आया? क्या हॉस्टल के सीसीटीवी में कुछ रिकॉर्ड हुआ? और अगर हुआ तो वो फुटेज अब कहां है? 7 जनवरी को जब छात्रा लंबे समय तक बाहर नहीं आई तो हॉस्टल कर्मियों को अनहोनी की आशंका हुई। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का दृश्य, छात्रा बेहोशी की हालत में पड़ी थी। यही पहला सवाल खड़ा होता है, उस समय पुलिस क्यों नहीं बुलाई गई? कमरे की स्थिति का कोई आधिकारिक पंचनामा क्यों नहीं बना? सबूत सुरक्षित क्यों नहीं किए गए? परिवार का आरोप है कि यहीं से सबूतों के साथ छेड़छाड़ की शुरुआत हुई। छात्रा को पहले कदमकुआं थाना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल, फिर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल और बाद में कंकड़बाग के दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार का आरोप है कि मामले को मेडिको लीगल केस की तरह ट्रीट नहीं किया गया है। पुलिस को तुरंत सूचना नहीं दी गई। परिवार के पहुंचने से पहले कई अहम चीजें बदल दी गई। पिता का कहना है कि अस्पताल में उनकी बेटी कुछ समय के लिए होश में आई थी और मां के पूछने पर उसने सिर हिलाकर हाँ कहा, मानो कुछ गलत होने का संकेत दे रही हो। इसके तुरंत बाद परिवार को अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। 7 से 10 जनवरी तक छात्रा अस्पताल में भर्ती रहती है। 9 जनवरी को हालत गंभीर बताकर अस्पताल बदला जाता है। 11 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। यहीं से मामला सार्वजनिक गुस्से में बदल जाता है। 12 जनवरी को पुलिस बयान जारी करती है। छात्रा डिप्रेशन में थी, नींद की गोलियों का ओवरडोज, मियादी बुखार, मोबाइल सर्च हिस्ट्री में सुसाइड से जुड़े शब्द और पहले अहम सेक्सुअल असॉल्ट से इनकार। ये बयान उस समय आया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने भी नहीं आई थी। यही वो मोड़ था जिसने परिजनों का भरोसा पूरी तरह तोड़ दिया। 12-13 जनवरी की रात परिजन शव को लेकर कारगिल चौक पहुंचते हैं। नारेबाजी होती है, न्याय चाहिए। स्थिति बिगड़ती है, यातायात ठप होता है और आखिरकार पुलिस लाठीचार्ज करती है। इसी प्रदर्शन के दौरान मृत छात्रा की एक दोस्त आरोप लगाती है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और पुलिस इसे छुपा रही है। ये बयान पूरे मामले को और गंभीर बना देता है। 15 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है। रिपोर्ट में लिखा होता है सेक्सुअल वायलेंस कांट बी रूल्ड आउट, यानी जिस संभावना से पुलिस 12 जनवरी को इनकार कर रही थी उसे अब मेडिकल रिपोर्ट नकार नहीं पा रही। रिपोर्ट में यह भी सामने आता है कि शरीर पर 12 से ज्यादा खरोच के निशान हैं। हाथ, कंधे और ऊपरी शरीर पर गहरे जख्म हैं। अंदरूनी चोटों के संकेत हैं। संघर्ष के स्पष्ट निशान हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार ऐसे निशान तब होते हैं जब पीड़िता खुद को बचाने की कोशिश करती है। पिता और मामा का आरोप है कि हॉस्टल ओनर ने पैसे देकर मामला दबाने की कोशिश की। एफआईआर वापस लेने का दबाव बनाया गया। सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए गए। नींद की गोलियां बाद में कमरे में रखी गईं। उनका दावा है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि रेप के बाद हत्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस स्वीकार करती है कि यौन हिंसा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हॉस्टल वार्डन मनीष रंजन को गिरफ्तार किया जाता है।
एसआईटी का गठन किया जाता है। एसआईटी अस्पताल पहुंचती है, डॉक्टर से पूछताछ होती है और दस्तावेज जब्त किए जाते हैं। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, अस्पताल अब तक सील क्यों नहीं किया गया? इलाज में लापरवाही और सबूत नष्ट करने पर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या रसूखदार आरोपियों को समय दिया गया? ये मामला सिर्फ एक छात्रा की मौत का नहीं है, ये सवाल है पुलिस की इस जल्दबाजी का, अस्पतालों की जवाबदेही पर, हॉस्टल सिस्टम की सुरक्षा पर और सबसे बढ़कर न्याय व्यवस्था की संवेदनशीलता पर। 12 जनवरी को पुलिस ने जो बयान दिया, ये सिर्फ गैर जिम्मेदाराना नहीं था, बल्कि जांच की मूल भावना के खिलाफ था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी हो, तब किसी भी संभावना को नकार देना, खासकर यौन हिंसा जैसी गंभीर आशंका को, या तो लापरवाही है या पूर्वाग्रह। और जब 15 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि सेक्सुअल वायलेंस कांट बी रूल्ड आउट, तब सवाल सिर्फ बयान बदलने का नहीं रह जाता। सवाल ये बनता है कि क्या शुरुआती बयान में जांच को प्रभावित किया? क्या सबूतों को समय दिया गया? इस पूरे मामले में अस्पतालों की भूमिका सबसे अधिक चिंताजनक है। एक बेहोश युवती, जिसके शरीर पर चोटों के निशान थे, उसे मेडिको लीगल केस घोषित क्यों नहीं किया गया? पुलिस को तत्काल सूचना नहीं दी गई, परिवार को निर्णय प्रक्रिया से दूर रखा गया। ये चूक नहीं, एक गंभीर नैतिक विफलता है। जब अस्पताल अपनी कानूनी जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं, तो वे सिर्फ इलाज में नहीं बल्कि न्याय प्रक्रिया में भी बाधा बनते हैं। कारगिल चौक पर परिजनों पर हुआ लाठीचार्ज इस केस का सबसे शर्मनाक अध्याय है। एक पिता अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा है और जवाब में उसे डंडे मिलते हैं। ये बताता है कि हमारे सिस्टम में समस्या सिर्फ अपराध नहीं है, बल्कि न्याय मांगने की प्रक्रिया भी है। ये मामला हम सबको बेचैन करता है, क्योंकि अगर उस केस में भी जांच धीमी पड़ती है, तो जिम्मेदार संस्थानों पर कार्रवाई नहीं होती और सवाल पूछने वालों को चुप करा दिया जाता है, तो संदेश जाएगा कि लड़कियों की सुरक्षा एक नारा है, प्राथमिकता नहीं। और सवाल ये भी है कि अगर बेटी बचेगी ही नहीं, तो पढ़ेगी कैसे?